गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। आव्यूह आपको पढ़ाया गया था, उसमें बताया था कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, मतलब स्तंभ क्या होता है, पंक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 पर चलेंगे। 3.1 कंप्लीट करवा दी गई है। अब ज़रूरत थी यहाँ पे टाइप्स की और कुछ गुणधर्मों की, तो उनका यूज करना है। तो इसलिए है हम लोग पहले इसके प्रकार पढ़ लेंगे, उनके गुणधर्म पढ़ लेंगे क्या क्या होते हैं, फिर हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ लेते हैं। आव्यूह का प्रकार होता क्या है, तो आव्यूह के प्रकार में जो सबसे पहला आव्यूह है वो हमारा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, आपको बताया भी गया था। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। जिसमें केवल अगर एक स्तंभ हो, ठीक है, देखिए इसमें केवल एक स्तंभ आपको दिख रहा है। हमने कहा था इस तरह से जो होता है वो क्या कहलाता है, स्तंभ कहलाता है। जो इस तरह से इधर की ओर जाएगा वो पंक्ति कहलाती है। ठीक है, तो केवल उसमें केवल एक स्तंभ हो वो क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो उदाहरण में देखिए a बराबर हमने मान लिया कितना दिया गया है, 0√3 - 1 1/2। अब देखिए अगर इसमें बात करें पंक्ति की, तो पंक्ति हम कितनी मानेंगे, तो पंक्ति इस तरह से काउंट की जाती है, तो पंक्ति इसमें हो जाएंगी 4। और अगर कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम कितना हो जाएगा 1। तो कोट कितने की बन जाएगी, कोट बन जाएगी 4, 1 की। ये एक तरह से क्या है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जिसमें केवल एक कॉलम हो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्तंभ हो उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तो ए बराबर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए आई जे पूरा इसको हमने लिखा है ए आई जे, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यम इंटू एन, 4 की जगह में यम एक, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते थे 2, 1। तो ये भी स्तंभ आव्यूह होता, लेकिन इसका जो कोट बन जाती वो कितनी बन जाती, 2, 1। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे पंक्तियां थी और कॉलम एक ही था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है यम इंटू 1 कोटि स्तंभ आव्यूह है। चलिए, तो ये स्तंभ आव्यूह था, पिछली क्लास में बता भी दिया गया था, लेकिन इसमें डिफिनीशन आज पढ़ाई जा रही है आपको। चलिए पंक्ति आव्यूह की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। पंक्ति आव्यूह की डिफिनीशन क्या होती है, कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ लेता है। तो एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। ठीक है, अगर उसमें केवल एक लाइन इस तरह से बनी हो तो उसे बोलते हैं हम लोग पंक्ति आव्यूह। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे b बराबर हमने मान लिया है -1/2 √5 अगर इसकी बात करें इसकी कोट की, तो अब देखते हैं पंक्ति केवल एक ही है। इसमें देखिए इस तरह से ये गया है, पंक्ति एक है और कॉलम कितनी है, 4। कैसे कॉलम 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो कॉलम हमारे पास 4 हो गई और पंक्ति हमारे पास कितनी हो गई, 1 हो गई, मतलब रो 1 हो गई और कॉलम 4 हो गई। तो इसलिए कोड बन गई 1, 4। इसी को हम लिखना चाहें तो एक गुणते n भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया गया है। व्यापक रूप से अगर हम इसको लिखना चाहें तो b बराबर इसको पूरे को BIG मान सकते हैं, इंटू में 1 इंटू n मीन्स होता है मतलब कोई भी संख्या आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये कहलाता है पंक्ति आव्यूह। अब आते हैं वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह को पढ़ लेते हैं। वर्ग आव्यूह लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह होता क्या है, एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है। मान लीजिए इस तरह से, इसमें देखिए तो 2 कॉलम है और 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, तो वो कहलाता है वर्ग आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। अतः यम गुणते यन आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है, जिसमें यदि यम बराबर यन और उसे कोटि यन का वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे ले लिया गया 1 2 3, पंक्ति कितनी है, 3, और कॉलम भी कितने हैं, 3। ठीक है, तो 1 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। मतलब अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुणते 3, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। ठीक है, तो ये इस तरह से कहलाता है, ये कहलाता है क्या हमारा, तो वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसे इस तरह से भी नोट किया जाता है व्यापक रूप में, a बराबर AIG यम इंटू n और यम कोटि का वर्ग आव्यूह हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह की बात करते हैं। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह जिसमें अगर b बराबर इस तरह से दिया हो यम इंटू यम,
तो विकर्ण अवयव कहलाता है। यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होता है, विकर्ण आप किसे जानोगे, तो विकर्ण जो होता है इस तरह से ये जो बनता है ये विकर्ण होता है। तो इसमें बोला गया है कि विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण के अतिरिक्त अगर इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं तो ये एक तरह का विकर्ण अवयव कहलाता है। अर्थात एक अवयव b बराबर m इंटू एम विकर्ण अवयव कहलाता है। यदि b(i) बराबर 0 तो जब i नॉट इक्वल टू j हो। मतलब अगर उदाहरण में हम मान लें तो a बराबर यहाँ पे 4 ले लिया गया, b बराबर अगर बात करेंगे तो देखिए ये दो पोर्शन इसके 0 हैं, -1 माने ये विकर्ण इस तरह का होता है। इस तरह से जो होता है ये इसका विकर्ण कहलाता है। और इसमें देख लीजिएगा 3 वाला हम ले लेंगे तो 3 वाले में इस तरह से, मतलब कि पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरह से, तो ये इनके विकर्ण कहलाते हैं जो इस तरह से बनते हैं। तो विकर्ण केवल इसमें शामिल हो, विकर्ण में दिया हो कुछ भी जो अवयव हो लेकिन बाकी सभी पार्ट क्या हो, शून्य हो, तो ऐसा अवयव जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। ठीक है, लिखा है कोट इसकी 1, 2 और 3 के विकर्ण अवयव हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अदिश अवयव की। तो अदिश अवयव क्या होता है, अदिश अवयव होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण अवयव ही अदिश अवयव भी कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अगर आपसे बोल रहा है अदिश अवयव कहते हैं, अभी आपने पढ़ा कि जिसमें इस तरह से हो विकर्ण में केवल अवयव हो, ठीक है, मतलब इस तरह से बीच में अवयव हो, ठीक है, आपने यही तो पढ़ा। 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है, लेकिन क्या हो बाकी सब 0, ठीक है, बाकी सब क्या हो 0। और विकर्ण इस तरह से होता है तो विकर्ण के अवयव हो बाकी सब 0, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं विकर्ण अवयव। लेकिन यहाँ भी बात अदिश की बात की है। अदिश मीन्स होता है कि ये जो विकर्ण भी दिए हो ये भी बिल्कुल समान हो। अगर यहाँ पे 1 हो तो यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, अगर यहाँ √3 है तो यहाँ √3 हो, यहाँ √3 हो, ठीक है, विकर्णों की संख्या बराबर हो उसे हम लोग बोलते हैं अदिश अवयव, वो अदिश अवयव कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिए ले लिया गया है बराबर 3, b बराबर लिया गया है -1, देखिए ये विकर्ण है, विकर्ण में सीधे एक ही अवयव है -1, तो इस तरह का अवयव कहलाता है अदिश अवयव। अगर यहाँ पे बात करेंगे 3 की तो देखिए इस तरह से विकर्ण बन रहा है, विकर्ण में देखिए यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, मतलब ये भी कैसा अवयव है, अदिश अवयव है, तो ये अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, 1, 2, 3 के अदिश अवयव हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अगली जो डिफिनीशन है वो किसकी है, तो अगला है हमारा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, एक वर्ग अवयव जिनके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, जिनके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हों तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो इस तरह का जो अवयव कहलाता है वो कहलाता है तत्समक अवयव। जरा देख लीजिए उदाहरण में, ठीक है, तो देख लीजिए इस तरह देखिए इनके ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, उनके सभी के कहा है विकर्ण के अवयव एक हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव। तो ये हो गया हमारा तत्समक अवयव। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं शून्य अवयव की। शून्य अवयव क्या होता है, तो शून्य अवयव की बात करते हैं तो एक अवयव शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य हो, तो इस तरह का अवयव शून्य अवयव कहलाता है। चलिए आगे अवयवों की समानता की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अवयवों की समानता की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, परिभाषा दी गई है इसमें, 2 अवयव आपको देखिए इस तरह से हमने बताया था पिछले अभी देखा, a बराबर इस तरह से आप मान सकते हो, b बराबर इस तरह से मान सकते हो, समान कहलाते हैं यदि नंबर 1 वे समान कोटियों के हो तो, और नंबर 2 पे a का प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के समान हो। तो इस स्थिति में i तथा j के सभी मानों के लिए aij बराबर bij हो। उदाहरण के लिए अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिए, ये देखिए इनके अवयव इनके बराबर है, तो इस तरह के हम अवयव को क्या बोलेंगे, समान अवयव बोलेंगे। किंतु अगर इसकी बात करें तो देखिए ये समान अवयव नहीं है। क्यों समान अवयव नहीं है, क्योंकि इसके अवयव यहाँ के अवयवों के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 रखा हुआ है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 रखा हुआ है, इस तरह से ये अवयव समान नहीं है, ये अवयव समान अवयव कहलाएगा। यहाँ पे लिखा भी है प्रतीकात्मकता रूप से यदि 2 अवयव ए बी समान है तो हम इसे a बराबर b लिखते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी अवयव समान होगा तो हम उस तरह से a बराबर b दिखाते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि समान अवयव है या नहीं, तो आपको बता देना है। आगे बढ़ लेते हैं, कुछ इनके गुणधर्म पढ़ लेते हैं जो आते हैं। देखिए सबसे पहला गुणधर्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पे योग की बात करेंगे, अवयव के योग की। क्रम विनिमय नियम में योग जो होता है तो इस तरह से होता है a + b बराबर b + a। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ देते हैं तो बी और ए को जोड़ देंगे, दोनों अगर बराबर होते हैं तो ये कहलाता है हमारा क्रम विनिमय नियम। यहीं पे अगर सहचर नियम की बात करते हैं, सहचर नियम ये होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। मतलब सहचर नियम में ए प्लस बी को पहले ये तो प्रूव किया गया है, ठीक है। इससे मतलब ये सूत्र है हमारा इसका, ठीक है। तो सहचर नियम में क्या किया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस। अगर आपसे सहचर नियम से योग निकालने के लिए कहता है तो आप पहले क्या करेंगे, ए प्लस जी को जोड़ देंगे, फिर जिसमें आ जाए उसमें सी को जोड़ना है। इधर साइड में अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो बी प्लस सी को जोड़ देना, उस बाद में ए को जोड़ देना है। दोनों की अगर वैल्यू बराबर आती है तो ये सहचर नियम के अंतर्गत आता है। योग के तस्मक के अस्तित्व को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि मान लीजिए ए बराबर अगर इतना है तो एक यम इंटू एन आव्यूह है और ओ एक जीरो एक यम इंटू एन शून्य आव्यूह है। तो ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए करेंगे तो ए ही आएगा। दूसरे शब्दों में आव्यूह के योग संक्रिया के योग तत्समक आव्यूह शून्य है, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है कि आपको जीरो की आइडेंटिटी जोड़ने में तत्समक अवयव जोड़ने के लिए कहेगा। इस तरह से आपने पढ़ा था तत्समक किसे कहते हैं, ये इस तरह से होता है, ठीक है। एक एक बीच में होता है, आपने पढ़ा है। तो उनको अगर हम ए के फॉर्म में जोड़ दें, ठीक है, और फिर हम इस तरह से इसको पहले रखें, इसको आई बोलते हैं। तत्समक को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो तत्समक को आप लोग याद कर लिए, तत्समक को किससे डिनोट करते हैं, तो तत्समक को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। तत्समक को किससे डिनोट करते हैं, आई से। आगे बात करते हैं योग के प्रतिलोम अस्तित्व की। तो यहाँ पे भी लिखा है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया एक अव्यूह है तो अन अव्यूह माइनस का ए बराबर माइनस इतना इस प्रकार का है। यही क्या कहलाता है, तत्समक का प्रतिलोम कहलाता है। देखिए अगर एक ए है तो दूसरा प्रतिलोम होता है वो माइनस होता है। अगर उनका योग करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। अतः अव्यूह माइनस ए और अव्यूह ए का योग के अंतर्गत प्रतिलोम अव्यूह तथा ऋण अव्यूह है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक अव्यूह के अदिश गुणनफल की बात। तो अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है इसका, तो देखिए गुणनफल इसका इस प्रकार से किया जाता है कि दो स्टेप होते हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से। तो देखिए पहला जो गुणन का प्रक्रिया होती है, के लिखा है ए प्लस बी, इनको जोड़ लो और फिर के को दोनों साइडों में जोड़ना होता है, तो के का हम दोनों साइडों में गुणा करवा देंगे, ठीक है। उस तरह से गुणा करवाया गया है। और दूसरे स्टेप में तो ये देखिए आ गया हमारा कितना, के प्लस के बी। तो इस तरह से इसका गुणा करवाया जाता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे दूसरे स्टेप की तो इस तरह से देख लीजिए, तो ये लिखा है के ए प्लस एल ए, मतलब कि दोनों का अंदर गुणा करवाना है। गुणा कैसे करवाया जाता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको गुणा करवाना है। ये वहाँ पे हमने मान लिया ए आई प्लस बी जे और इस तरह से गुणा करवा दिया, तो इसकी जगह हम फिर वही लिख दिए। ये तो प्रूफ दिए हुए हैं, ठीक है, ये गुणा नहीं है, ये प्रूफ दिया हुआ है। अगर यहाँ पे बात करेंगे के प्लस एल ओ यहाँ पे, तो इसमें भी ए की जगह में ए आई जे मान लीजिए, बी की जगह में बी आई जे मान लिया गया और बस उन्हीं को रख दिया गया, उनको गुणा करवाया फिर वहां से मान रख दिया गया। अब योग के गुणन के गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें भी सहचर नियम है। सहचर नियम के अनुसार इस तरह से ये आपका सूत्र है, इस तरह से आपको गुणा करवाना है। अगर आपसे बोलता है कि आव्यूह के सहचर नियम का प्रयोग करके इसका गुणनफल निकालिए, तो आपको इसी तरह से करना होगा। ए बी, पहले ए बी का गुणा करवाना होगा, अगर 3 दिए होंगे तो सी बाहर होगा और फिर दूसरे स्टेप में ए बाहर होगा और बी सी बराबर बी सी का गुणा करवाना होगा और इस तरह से ये दोनों को बराबर दिखाना। अगर दोनों आते हैं तो सहचर नियम का पालन करता है आव्यूह, ठीक है। ये आपको बताया जाएगा, मतलब ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरे स्टेप पे आते हैं गुणन की प्रक्रिया, जो वितरण नियम की होती है। वितरण नियम में 2 प्रकार से क्रिया होती है। एक तो लिखा है ए बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस जी बाहर रहेगा और ए का हमें गुणा करवाना है दोनों में। एक जब गुणा करवाएंगे ए का इसमें करवा देंगे, इसमें करवा देंगे, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। दूसरे स्टेप पे बात करते हैं तो ए बी सी और इसका भी अंदर गुणा करवाएंगे, तो सी का अंदर इधर करवा देंगे बी सी। इस तरह से दोनों पद से इसको का गुणा करवा लिया जाता है। गुणन के अगर तत्समक अस्तित्व की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए समान कोटि के एक आव्यूह का अस्तित्व आई होता है। हमने कहा था कि तत्समक जो आव्यूह होता है उसको आई से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से इसका गुणा करवाया जाता है। आई ए बराबर ए आई ए बराबर ए, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, और इन तीनों का मान आपस में बराबर में निकलता है, ठीक है। तो ये उपयुक्त गुणधर्म द्वारा सत्यापन, अगर आपसे तत्समक के प्रयोग द्वारा कहेगा तो इस तरह से आपको सत्यापन करना होता है, मतलब प्रूव्ड करना होता है। तो ये सूत्र होता है। चलिए आगे हमारा सवाल दिया हुआ है। तो सवाल हमारा थोड़ा सा सरल ही है,
कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल सा सवाल। चलो देख लेते हैं। हम सोच रहे थे कि शायद सेकेंड, देखिए कितने मिनट की बन गई। चलो छोटी है, बता देते हैं। तो चलिए सवाल प्रश्नावली 3.2 का है। तो 3.2 रहने दीजिए, नहीं बताते हैं। ठीक है, 3.2 आपको अगली एक्सरसाइज में ही बताई जाएगी। यहाँ से हमारी जो आज की क्लास होती है वो समाप्त होती है। ये कुछ नियम हैं जो आप अपने